हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने ये कर लिया था ऑक्सीजन वाला, और अब अपन स्टार्ट करें अगला जिब्रेलिन। सेकंड है इसमें जिब्रेलिन। और यहाँ पे देखो जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी जो चावल होता है, राइस होता है, उसके जो क्रॉप थी, उस क्रॉप में जो प्लांट है वो बहुत लंबे हो रहे थे, लेकिन उसमें ना तो फ्लावरिंग हो रही थी, और अगर फ्लावरिंग हो भी रही थी तो कम थी, और सीड प्रोडक्शन कम था। तो जब ये देखा कि इसमें ऐसी कौन सी डिजीज़ हो गई है जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट जो है लगातार लंबाई में वृद्धि कर रहा था, तो उस समय जो है इसको, ये जो डिजीज़ है जिसमें कि प्लांट तो लंबा हो रहा है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस डिजीज़ को बोलते हैं बैकने डिजीज़, बैकने रोग। और ये रोग किसके कारण हो रहा था? ये रोग हो रहा था एक फंगल इन्फेक्शन, एक कवक का इन्फेक्शन था, और वो कवक कौन सा था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ये इस मतलब डिजीज़ के कारण जो है जिब्रेलिन हार्मोन का डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले इसको देखा 1890 में, देखा ये डिजीज़ को, और फिर होरी जो थे उन्होंने इसका और स्टडी की और अध्ययन किया, और इनने देखा कि जो प्लांट है वो प्लांट लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इससे इसको इन्होंने क्या कहा? फुलिश सीडलिंग, यानी कि बेवकूफ़ नवोद्भिद, कि पौधा तो हो रहा है लेकिन पौधे का यूज़ क्या है? सीड प्रोडक्शन करना, फूल करना। अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन उसमें अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सीड नहीं बन रहा है, तो उससे क्या नाम दिया गया? मूर्ख सीडलिंग। कौन सा? फुलिस। तो ये इसकी ये स्थिति को दिया गया। फिर कुरोसावा ने जो है, इन्होंने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि अगर ये जो फंगस है, कौन सा? जिब्रेला, अगर हम किसी प्लांट पे इसको छिड़कें या इसका स्प्रे करें तो ये बैकने डिजीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये इस डिजीज़ को डिस्कवर कर रहे थे, और इसको डिस्कवर करते समय जिब्रेलिन को इन्होंने डिस्कवर किया। और फिर इन्होंने क्या करा कि याबूता और हायासी, ये अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये जो जिब्रेला फंगस है उस फंगस से जिब्रेलिन को लिया क्रिस्टलीय फॉर्म में। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो ये रसायन के रूप में प्राप्त हुआ, और इसे इन्होंने नाम दिया जिब्रेलिक एसिड, जीए। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड है, उस एसिड को इन्होंने रसायन के रूप में प्राप्त किया, और इसी को फिर इन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन। अब देखो ये जो जिब्रेलिन है, ये जिब्रेलिन उस कवक में तो था ही, लेकिन ये जो हायर प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में भी मिलता है, लेकिन इसकी वैरायटी बहुत है। जैसे आपके बुक में लिखा है GA1, अब नाम भी, क्योंकि सारे जिब्रेलिक एसिड हैं तो इन्होंने नाम दिया GA1 से लेके GA100 तक, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें जो है मॉलिक्यूलर जैसा फॉर्मूला आपको पता है, कहीं कार्बन ज़्यादा है तो कहीं हाइड्रोजन ज़्यादा है तो कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जब कॉम्बिनेशन देखे जिब्रेलिक एसिड के, तो वो कॉम्बिनेशन कितने मिले? 100, GA1 to GA100। और इनमें जो सबसे पहले GA3 को डिस्कवर किया गया था, जो कि जो है नेचुरल रूप से मिलता है, और उसी को उन्होंने नाम क्या दिया? जिब्रेलिन हार्मोन। अब उसके बाद में इसकी थोड़ी सी केमिकल नेचर है। तो केमिकल नेचर में क्या है कि इसमें जो है गिबन रिंग्स पाई जाती है। गिबन कह दो या जिबन कह दो, जो भी साउंड आपको कहना है, तो ये इसमें जो है रिंग्स पाई जाती है। और अगर आप इसका डायग्राम भी देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे रिंग मिलेगी, और इस रिंग में 12 कार्बन या 12 कार्बन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि 20 कार्बन्स भी आपको इस गिबन रिंग में मिलेंगे। तो ये इसका केमिकल नेचर हो गया। बाकी यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। उसके बाद में जो अगर हम इसका नेचर देखें
तो ये नेचर वाइज कैसे हैं, टर्पिन्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे टर्पिन्स। तो ये नेचर वाइज क्या है, टर्पिन्स हैं और नॉन पोलर होते हैं, यानी कि इनमें कोई पोलरिटी या ध्रुवता नहीं पाई जाती। तो इसका जो है ये इसका केमिकल नेचर हो गया। उसके बाद में देखो अब जो इसके फंक्शन है वो फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कई तो इतने इम्पॉर्टेंट है कि छोटे में आ भी जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो पर्व दीर्घन, यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन। ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आप लोगों ने पत्ता गोभी देखी है, सब जानते हो, कैबेज, पत्ता गोभी आपने देखी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पत्ता गोभी है क्या, फ्लावर, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो ये क्या है, ये केवल लीव्स हैं। और ये जो लीव्स हैं, अगर आपने पत्ता गोभी अंदर से काटी हो तो उसमें आपको एक बहुत मोटा सा डंडा जैसे मिलता है, तो वो एक्चुअली क्या है, स्टेम। और उस स्टेम के ऊपर जो है बहुत सारी लीव्स हैं लगी हुई हैं, और वो लीव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये कहलाती है पत्ता गोभी। नाम से भी पत्ता, पत्ता मीन्स लीफ, तो ये जो है लीफ वेजिटेबल है। और इसमें क्या हुआ है कि जो स्टेम है, उस स्टेम के जो इंटरनोड है उनकी जो लंबाई है वो कम हो गई। ये मान के चलिए कि सारे, जैसे अब गन्ना है तो गन्ने में आपको इंटरनोड बहुत लंबा लंबा मिलता है, यहाँ पर इंटरनोड ये मान के चलो केवल नोड ही नोड है, इंटरनोड यहाँ गायब हो गया है, और नोड से ही क्या निकलती है, लीफ निकलती है। इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, और वो एक गोल संरचना में बदल गई। अगर हम इस पत्ता गोभी वाले प्लांट या कैबेज प्लांट पे जिब्रेलिन का अगर हम स्प्रे करें तो ये भी आपको सामान्य स्टेम जैसी दिखाई देगी, यानी कि इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी और हर नोड पे आपको एक एक लीफ दिखाई देगी। तो ये चीज़ जो है, हालांकि ऐसा करते नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, रोजेट। रोजेट मतलब होता है जैसे गुलाब है, गुलाब का फूल भी सबने देखा है, तो उसमें भी क्या होती है, पंखुड़ी होती है, जो उसकी पेटल होती है। जब आप उसको बड स्टेज में देखते हो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, और जब वो खिलता है तो वो अलग हो जाता है। तो वही चीज़ पत्ता गोभी हो गई। तो ऐसे स्वभाव वाले, रोजेट मतलब रोज या गुलाब जैसे जो स्वभाव या नेचर वाले प्लांट होते हैं, उन प्लांट को हम नॉर्मल या सामान्य प्लांट में बदल सकते हैं। किसकी सहायता से, जिब्रेलिन की। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। लास्ट ईयर फरवरी इसमें हाफ ईयरली में आया था कि बोल्टिंग क्या होती है। तो बोल्टिंग यही है कि जिब्रेलिन की सहायता से अगर हम रोजेट स्वभाव वाले पौधे को सामान्य रूप में बदल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। तो ये डायग्राम भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे GA3 को काम में लिया गया, और जो हमारा कम इंटरनोड वाला जो तना था वो लंबे इंटरनोड में बदल गया। तो ये कहलाता है आपका बोल्टिंग, और ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है बीजांकुरण या सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में सीड है, तो अगर हम इसमें जिब्रेलिन यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जब हम सीड को ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने हमने उसमें सॉइल में डाला, और उसके बाद में 10-15 दिन लग जाते हैं इसको जर्मिनेट। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम किसको काम में ले सकते हैं, जिब्रेलिन को। अगर हम सीड को जिब्रेलिन से ट्रीट कर दें तो आपको क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा। क्यों अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, उस अगर नॉर्मल भी अगर हम देखें तो जब भ्रूण का संवर्धन होता है, तब उस समय जो है जिब्रेलिन को ये सिंथेसिस करता है, ये जिब्रेलिन का निर्माण करता है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, एल्यूरिन परत पाई जाती है। अगर आपने मोनोकोट गेहूं वगैरह आपने देखा है तो उसमें एल्यूरिन पाया जाता है। तो वो जो है जिब्रेलिन है वो उसमें चला जाता है, और उसके बाद में कुछ एंजाइम्स को वो इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, जैसे एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेस है, राइबोन्यूक्लियेज है। तो ये एंजाइम बनते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोथ में सहायक होते हैं।
तो इनडायरेक्टली हमारा जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन इस प्रोसेस को बहुत जल्दी कर देता है, जिसकी वजह से जो है सीड जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। उसके बाद में ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, प्रसुप्ति भंग करना। अभी अपन ने ऑक्सीजन में क्या करी थी, डॉर्मेंसी को बढ़ाया था कि आलू है अगर बाहर पड़ा हुआ है तो वो जर्मिनेट होगा, खराब हो जाएगा, तो हम उसकी डॉर्मेंसी को बढ़ा दें। यहाँ पे डॉर्मेंसी को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई अभी सीड की भी क्या हुई, डॉर्मेंसी थी जो इसने जर्मिनेट इसको जल्दी कर दिया। तो उसी तरीके से जैसे कुछ है उनमें फ्लावरिंग लेट हो रही है, कल जो बर्ड है वो आ रही है लेकिन बहुत दिनों बाद उसमें फ्लावर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी एक तरह की क्या है, डॉर्मेंसी। तो उस डॉर्मेंसी को जो है कम करने के लिए या प्रसुप्ति अवस्था को कम करने के लिए भी हम जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में पुष्पन, कल मैंने आपको बताया था फ्लावरिंग वाला कि जो ये गली वगैरह में अपने पास में प्लांट लेके आते हैं तो उनके छोटे से प्लांट में आपको रूट्स भी दिखेगी, उसमें आपको फ्लावर भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन बाद में ये कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये जो है जिब्रेलिन और ऑक्सीजन से उसको ट्रीट करके लाते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लावरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ वर्नेलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म दे रखा है, इसमें ये जिब्रेलिन यूज़ किया जाता है। ये दोनों टॉपिक अभी लास्ट में है तो इसको अपन वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। अब ये जो है कल भी था, लेकिन ऑक्सीजन के कंपेयर में जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन ज़्यादा पार्थेनोकार्पी या सीडलेस फ्रूट बनाने में सहायक होता है। तो चीज़ वही है लेकिन ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये कुछ यहाँ पे कैरेक्टर हो गए किसके, जिब्रेलिन के। उसके बाद में अपन एक और स्टार्ट कर रहे हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से ही पता लग रहा है कि जो कोशिका विभाजन करते हैं। तो ये जो जितने पेड़ के ऐसे भाग हैं जो अब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसके अंदर साइटोकाइनिन होता है और वो कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है, लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन होना जरूरी है। जैसे कल अपन देख रहे थे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन भी जो है उसके ऊपरी सिरे में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों मिलके कोशिका विभाजन करते हैं। अब अपन इसकी अगर डिस्कवरी देखें तो हैबरलैंड ने इसको सबसे पहले देखा था और उन्होंने कहा था कि फ्लोएम में, जो फ्लोएम ऊतक होते हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और उसके बाद में जे वॉन ओवरबीक इन्होंने बताया था कि नारियल का जो पानी होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें भी जो है ये साइटोकाइनिन होता है। फिर स्कूग और मिलर इन्होंने ईस्ट के डीएनए में इसको देखा था और नाम दिया था काइनेटिन। फिर लैथम ने काइनेटिन को नाम दे दिया साइटोकाइनिन, सेल से जोड़ दिया। काइनेटिन मतलब विभाजन करने वाला, और किसका विभाजन करने वाला, कोशिका। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। फिर लैथम और जो मिलर है उन्होंने मक्के में इसको देखा था, मेज में इसको देखा था, तो यहाँ पे नाम दिया जियाटिन। आपको पता है मक्के का बॉटनिकल नेम क्या है, जिया मेज, या तो इसलिए जो है उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, जियाटिन। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी केमिकल नेचर देखते हैं तो केमिकल नेचर में ये न्यूक्लिक अम्ल के विघटन से, यानी न्यूक्लिक अम्ल जब टूटता है तब ये बनता है, क्योंकि इसमें प्यूरिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसीलिए अगर हम इसकी, ये जो आपको डायग्राम बीच में दिख रहा है, अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है फर्फ्यूरल रिंग पाई जाती है। फिर उसके बाद में इसके भी कुछ कार्य हैं। तो सबसे पहला तो कोशिका विभाजन हो गया कि साइटोकाइनिन है, सेल डिवीजन करती है। फिर उसके बाद में है कोशिका दीर्घन, यानी कि कोशिका के आकार की में भी वृद्धि में सहायक होती है। फिर उसके बाद में कोशिका विभेदन या डिफ्रेंशिएशन, तो ये कार्यों के आधार पर इसको विभाजित करती है। अब यहाँ पे यह ध्यान रखना, और अपन अभी टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे भी कि जब हम ऊतक संवर्धन करते हैं तो उसमें 3 स्थिति लेते हैं। अगर हमें प्ररोह भाग का, यानी कि हमें तने पत्ती वगैरह का अगर निर्माण ज़्यादा करना है तो हम साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं।
अगर हमें मूल का ज़्यादा वृद्धि करना है तो हम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, और अगर हमें दोनों का करना है तब वहाँ पे हम 1:1 रखते हैं। साइटोकाइनिन भी उतना ही रखते हैं जितना ऑक्सीजन करते हैं। तो ये 3 स्थिति हैं, साइटोकाइनिन ज़्यादा तो प्ररोज भाग ज़्यादा होगा, अगर हम ऑक्सीजन ज़्यादा करते हैं तो जड़ भाग होगा, और हम दोनों को का डेवलपमेंट करते हैं तो दोनों का रेशो सेम रखते हैं। फिर उसके बाद में शीर्ष प्रभाविता का निरोध, तो यहाँ पर ये अगेंस्ट चलता है किसके, ऑक्सीजन के, वो प्रमुखता दिखाता है तो ये प्रमुखता का निरोध करता है और ये ब्रांचिंग को बढ़ाता है। फिर उसके बाद में प्रसुप्ता को नष्ट करता है, ये जिब्रेलिन की तरह डोर्मेंसी कम करता है। और लास्ट स्टेज का जीर्णता विलंब, जीर्णता विलंब क्या है कि पेड़ का जो बुढ़ापा उसको कम करना, ठीक है। आजकल जैसे आते हैं ब्यूटी टिप्स के भाई आप अपने ओल्डनेस को कैसे कम करते हो, तो ये एक तरीके से प्लांट के लिए ब्यूटी वाला हो गया कि इसके कारण अगर ये होगा तो प्लांट में जो है जीर्णता या सेंसिटिवनेस है वो बाद में आएगी, उसकी पत्तियां काफ़ी समय तक रहेंगी, तना काफ़ी समय तक रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, डिलेइंग ऑफ सेंसिटिवनेस। और इसी जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, रिचमंड, साइंटिस्ट का नाम है रिचमंड लैंग इफेक्ट, कि हम साइटोकाइनिन की सहायता से जो है प्लांट की जीर्णता या सेंसिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आज आपके 2 हो गए, अब कल अपन इथाइलिन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।